हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपकी कॉस्टिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टर्म में इस चैप्टर से एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। ओके, कंपल्सरी 7 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ओके, और मैं बता दूं, अगर इसकी नोट की हम बात करें ना, सिर्फ 3 पेज की नोट है इसका। ओके, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर में, आपका उतना जो कॉन्फिडेंस है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। ओके, कॉस्ट शीट, इस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, आपको एक फिगर बनाना है, जैसे आप ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, कॉस्टिंग जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, सिमिलरली एक अकाउंट की तरह आपको बनाना है एक स्टेटमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ओके, तो सर आप एक सिंपल लैंग्वेज में हमें बताइए कि ये कॉस्ट शीट क्या होता है। ओके, कॉस्ट शीट क्या होता है वो हमें एक सिंपल लैंग्वेज में बताइए। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है ना कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता करना है, अगर हमें किसी कंपनी का ये पता करना है कि इज इट ए लॉस मेकिंग कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा सर, हमें चेक करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। ओके, अगर हमें किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो उसका ट्रेडिंग, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट चेक करना पड़ेगा। अगर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि हमें कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन चाहिए, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। बिल्कुल सर। अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक कंपनी में कितना कैश आता है, कितना कैश जाता है, कितने कैश जो भी आपकी बैलेंस आता है, जो आपकी फंड है, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, उसे कैसे यूटिलाइज किया गया है, जितना भी आपकी फंड आता है, जितना भी आपका रेवेन्यू आता है, उसे किस तरह से यूज किया गया है, जो भी कैश है उसे किस तरह से यूज किया गया है, उससे हमें डिटेल चाहिए। उसके बारे में हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना चाहिए। बिल्कुल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकालना है, अगर मुझे इस किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालना है, सपोज मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, ये मोबाइल फोन में बनाता हूं प्रोडक्ट, ये मोबाइल फोन का मुझे कॉस्ट निकालना है। ठीक है, एक मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है और इसका सेलिंग प्राइस मुझे कितना रखना चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए इस मोबाइल फोन की कॉस्ट की डिटेल्स। और वो डिटेल्स कहां पे बनाया जाता है, वो डिटेल्स जो होता है उसे बोला जाता है कॉस्ट शीट। ओके, जब उस डिटेल्स को एक स्टेटमेंट में हम बनाते हैं ना, जब उस डिटेल को एक फिगर में हम पुट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट फिगर में हम पुट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। ओके, या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट। सही है, बिल्कुल सर। अभी कॉस्ट शीट जो है, कॉस्ट शीट एक्चुअली में क्या करता है, कॉस्ट शीट जो बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है वो एक्चुअली फंक्शनल डाटा की बेसिस पे प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि सर जो हमने आज तक जो भी मैंने कॉस्ट शीट पढ़ा है, या फिर अगर आपने बीकॉम वगैरह में कभी कॉस्ट शीट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपने सिलेबस में होगा कभी कॉस्टिंग, तो उसमें जो भी आपने कॉस्ट शीट आज तक देखा है ना, वो एक्चुअली फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। यानी कि कॉस्ट को फंक्शनली हम प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन कॉस्ट शीट के डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉस्टिंग कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चलोगे ना आप लोग, कॉस्टिंग एक मतलब फिक्स्ड वाला फॉर्मूला नहीं है। जैसे डीटी में होता है ना कि आपको इतना ही टैक्स देना है, ठीक है, टैक्स वगैरह में, या फिर यही मेथड आपको फॉलो करना है, लेकिन उस तरह से कॉस्टिंग में बिल्कुल नहीं है। कॉस्टिंग में क्या है कि जो भी आपको सुइटेबल लगता है ना वो आप फॉलो कर सकते हो। तो जो भी हम अभी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला है या फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि हर कोई कंपनी ये ऐसा ही कॉस्ट शीट बनाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई कंपनी क्या कर सकते हैं, इस जो कॉस्ट शीट है ना इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसे अपने स्टाइल में बना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है, फंक्शनल वे में कॉस्ट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो कॉस्ट की डाटा होता है उसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। जब मैं आपको दिखाऊंगा कॉस्ट शीट कैसा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज ए डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन
In a typical cost sheet, cost informations are presented on the basis of functional classification. However, other classification may be adopted as per the requirement of the user of the information. जैसे कि मैंने बोला कि हम अभी जो कॉस्ट शीट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसे फंक्शनल तरीके से, फंक्शनल क्लासिफिकेशन की तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ओके, अब सर कॉस्ट शीट क्यों बनाया जाता है? कॉस्ट शीट के मेजर यूसेज क्या क्या है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? देखो, सबसे पहला, कोई कॉस्ट शीट क्यों बनाएगा स्टूडेंट्स? जब भी किसी यूजर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालना होता है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होता है, तब उस टाइम पे उसका कॉस्ट शीट बनाया जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी में एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट में, वो निकालना होता है, तो वो मंथ वाइज कॉस्ट शीट बना सकते। किसी को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट शीट बनाना है, सपोज मुझे इस मोबाइल का पर्टिकुलरली इस मोबाइल के लिए क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बना सकता हूं। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी हम कॉस्ट शीट निकाल सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। सो मेजर एडवांटेजेस कॉस्ट शीट का सर क्या है? देखो, इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। सबसे पहला है कि सर ये कॉस्ट तो बताता है कि कितना खर्चा हुआ है, अगर आप प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट भी निकालना चाहते हो, पर यूनिट वाइज कॉस्ट निकालना चाहते हो, वो भी आपको क्या करता है, प्रेजेंट करके देता है। राइट सर, राइट। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में कॉस्ट के कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर मंथ वाइज भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि आपकी सपोज ये वाला मंथ आपका मार्च का महीना चल रहा है, अगर आपने मार्च में कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है और आप अप्रैल में कितना कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, उसको कंपेयर करना चाहते हो, तो कॉस्ट शीट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आपने मार्च का कॉस्ट शीट बनाया, अप्रैल का कॉस्ट शीट बनाया, और दोनों को मैच कर रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। ओके, जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सप्लायर हो, जो बायर है वो चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो यूनिट कॉस्टिंग है उसे बताओ उसे, सो दैट वो टेंडर कंसीडर कर पाए। तो जब टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तब भी आपको कॉस्ट शीट की जरूरत है। ओके, इट प्रोवाइड सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। बिल्कुल वही है कि अगर आपको कॉस्ट पता है किसी प्रोडक्ट का, तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट वगैरह ऐड करना है, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो। तो कॉस्ट शीट का अनदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज है, उसमें एक चीज है क्या, ये सेलिंग प्राइस निकालने भी आपका मदद करता है। बिल्कुल सर। उसके बाद आता है लास्ट वाला पॉइंट, इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर किसी भी तरीके से आप अच्छे से कॉस्ट निकाल सकते हो ना किसी प्रोडक्ट का, अगर आप किसी भी तरीके से किसी प्रोडक्ट का अच्छी तरीके से कॉस्ट निकाल सकते हो, देन इन दैट केस क्या है कि आप उससे कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है कि इस मोबाइल को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ पे अननेसेसरी खर्चा है, कहाँ पे ऐसा खर्चा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, सो यू कैन इजीली ट्रेस देम एंड यू कैन इजीली कंट्रोल देम। तो ये सारे फायदे हैं कॉस्ट शीट बनाने का। ठीक है सर, ये तो हमें पता है कि कॉस्ट शीट का क्या क्या फायदा है, लेकिन ये बताइए कि कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक स्पेसिमेन फॉर्मेट हम देखते हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है। क्या सर एग्जाम में हमें इसी फॉर्मेट में बनाना है? मैं बोलूं स्टूडेंट, यस, एग्जाम में आपको इसी फॉर्मेट में कॉस्ट शीट बनाना है। अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सीएमए के लिए थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाइज इनके आंसर प्रेजेंटेशन अलग अलग है। अगर मैं सीए के स्टाइल में आपको इंस्टीट्यूट में बनाऊंगा ना, मैं सीए के स्टाइल में भी बना सकता हूं, लेकिन ये मैंने जो बनाया है ये स्पेसिफिकली मैंने सीए में स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, सीए के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, इसके एक्चुअली हेड्स वही रहेंगे, जो आपको येलो मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये जो हेड्स है ये सेम रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि सीए में क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट आता है। सीए में मैं एक सिंपल सा कॉस्ट शीट, छोटा सा कॉस्ट शीट, प्यारा सा कॉस्ट शीट डाल देता है और उसमें आपको बनाना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो सर हमें क्या यही एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है? आंसर इज यस, आपको यही वाला एग्जैक्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन जब भी आप जब भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चलोगे ना, किसी कंपनी के लिए आप बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हो, तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट शीट अपना बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सेम नॉलेज आपको वहां पे काम आएगा और आप अपने कॉस्ट शीट को मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट।
राइट सर, राइट। तो चलते हैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए क्या चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, या आप यहाँ पे 2 कॉलम ले सकते हो कॉस्ट शीट बनाने के लिए। जब भी हम आंसर सॉल्व करेंगे ना, तो भी हम काफी जगहों पे 2 कॉलम्स ले लेंगे और कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। सही बात है सर, बिल्कुल सर। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 कॉलम बना लिया है। एक में आपका टोटल प्राइस आएगा और यहाँ पे आएगा पर यूनिट प्राइस। एक में आपका आएगा टोटल प्राइस और एक में आएगा आपका पर यूनिट प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कॉस्ट शीट में जो भी हम कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं, उसमें कॉस्ट शीट में क्या होता है, डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है सर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो बाय द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट को आपने फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इस तरह से क्लासिफाई किया था। तो यहां पे हम उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो पहले हमें क्या करना है, जो कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट है ना, जो तीनों एलिमेंट है कॉस्ट का, सर तीनों एलिमेंट कॉस्ट का क्या क्या है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो तीनों चीजें ये कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट है। ओके, ये तीनों चीजें कॉस्ट का मेन एलिमेंट है। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये तीनों लेना है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सपोज ये हम इस मोबाइल फोन के कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर कितना खर्चा हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉइज कितना खर्चा हुआ है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या इनकर्ड हुआ है, इन तीनों को ले लीजिए। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल में आपको सर क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल में आपको लेना है मटेरियल कंज्यूम्ड। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है। सर एक बात बताइए, मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? मटेरियल कंज्यूम्ड बोले तो क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड बोले तो मटेरियल कितना, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कितना परचेज किया, आपने कितना स्टॉक में रखा, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका कितना खर्चा आया है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका कितना खर्चा आया है। ओके, सो इसलिए हमें लेना है कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट। ओके, वो मोबाइल बनाने के लिए हमारा कितना प्रोडक्ट खर्चा हुआ है। उसके बाद आपका आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना इनकर्ड हुआ है वो भी आपको कंसीडर करना है। उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं कि इन तीनों को कैसे लेना है। तो इसके लिए ईच एलिमेंट जो भी हम यूज करते हैं ना कॉस्ट शीट में, उसका एक डिटेल क्या क्या उसमें आएगा, डिटेल नोट्स हमने आपको दे रखा है। तो पहले चलते हैं डायरेक्ट मटेरियल में। सर डायरेक्ट मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है। सो आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आपको ऐड करना है परचेज, और उसमें सब माइनस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारा फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक सर कितना था, हमारी फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का 10,000 रुपीज का। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक सपोज हमारा है 15,000 रुपीज का। राइट सर। सो ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज का है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज का है। पूरे साल भर में सर हमने कितना परचेज किया है सर इस प्रोडक्ट के लिए? परचेज हमने किया है ड्यूरिंग द पीरियड 1,25,000 रुपीज का। अब सर बताइए कि हमने कितना कंज्यूम किया है, हमने अपनी प्रोडक्ट को बनाने में कितना यूज किया है रॉ मटेरियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे? पहले आप ले लीजिए कि हमारे पास था कितना, 10,000। हमने कितना सर खरीदा है? 1,25,000। राइट सर, बिल्कुल। सो उसके बाद हमने कितना, अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, कितना हमने यूज नहीं किया है? 15,000। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा क्या? वो आपका क्या आ जाएगा सर? मटेरियल कंज्यूम्ड। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपको ऐसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज कर लेना है आपको, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड योर आंसर विल बी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जो भी आपका आ जाएगा आंसर वो आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर सर। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। ओके,
अब सर बात करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के बारे में। सर लेबर कॉस्ट हमें कैसे निकालना है और लेबर कॉस्ट में मेजरली हम क्या क्या चीजें कंसीडर करने वाले वो बता दीजिए बस। देखो लेबर कॉस्ट क्या है, यहां पे बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी लेबर एंगेज हुए उन्हें जो जो भी पेमेंट मिला है वो आपका लेबर कॉस्ट में आएगा। ओके, जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज द टोटल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज हु एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इट इज द टोटल कॉस्ट, इट इज द टोटल कॉस्ट, इट इज द टोटल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज who engaged in the production of goods and production of goods and provision of services। एक चीज, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो भी एम्प्लॉइज एंगेज है उन्हें हम जितना भी पेमेंट करते हैं वो सब क्या है हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज लेबर कॉस्ट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। लेबर कॉस्ट में क्या क्या सर आता है, देखो नंबर 1 इज योर सैलरी एंड वेज। चाहे आप डायरेक्ट एम्प्लॉइज को पे करिए चाहे आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज को पे करिए, जो भी आप पे कर रहे हो, जो लोग डायरेक्टली एंगेज्ड है। ओके, सो वेज एंड सैलरी, आप उन्हें सैलरी के नाम पे करिए, आप उन्हें वेज हिसाब से पे करिए, कुछ भी करिए। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, मॉनिटरी बेनिफिट्स। जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, जिस शॉर्ट में HRA बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। क्यों दिया जाता है सर ये हाउस रेंट अलाउंसेस? अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है ना तो उस रेंट के जो खर्चा है उसे रीएम्बर्स करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट पे कर लेता है, भाई ये ले लो, घर का जो रेंट है ना वो पे कर लेना, ठीक है। तो उसे बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस। उसके बाद एक आता है सॉरी, उसके बाद एक आता है आपका एजुकेशन अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। एजुकेशन अलाउंसेस स्टूडेंट्स को क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है क्योंकि अगर उसका कोई बच्चा है और वो पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन के लिए खर्चा मिलेगा, कुछ 100 रुपए के आसपास होता है ना, 100 रुपए के आसपास एग्जेम्प्टेड होता है, बाकी का जो भी मिला वो टैक्सेबल, ठीक है। सो HRA, एजुकेशन अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स है। जैसे आपका है रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे परक्यूजाइट्स भी बोला जाता है ना, टैक्स में बोला जाता है परक्यूजाइट्स, तो आपको अगर आपके एम्प्लॉयर आपको अलाउंसेस पे करता है या फिर परक्यूजाइट्स पे करता है तो वो भी आपकी सैलरी के पार्ट में आएगा। ओके, वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट के पार्ट में आएगा। पेमेंट ऑफ द ओवर टाइम, अगर आपने ओवर टाइम के लिए एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट किया है तो वो भी आपकी क्या आएगा, लेबर कॉस्ट में आएगा। बोनस एंड एक्स ग्रेटिया, अगर आपने बोनस वगैरह कुछ पे किया है तो वो भी आपका आएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड एंड PF, अगर एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर फंड, PF, अदर फंड, ग्रेचुइटी फंड, ऐसे कुछ फंड में भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है अपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। और लास्ट वाला है अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, अदर जो भी आपकी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, परक्यूजाइट्स वगैरह, वो भी आपका क्या आएगा, लेबर कॉस्ट में आएगा। बिल्कुल। तो सर अभी हमने 2 पॉइंट सिर्फ कॉस्ट शीट का कवर किया है। पहला है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें आपका क्या आता है, जिसमें आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक ले लेना है, उसमें ऐड करना है परचेज, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये करने के बाद जो भी आएगा वो आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद आपका एम्प्लॉय कॉस्ट लेना है। एम्प्लॉय कॉस्ट में जो भी आप एम्प्लॉय को पे करते हो वो सब कुछ आएगा आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में। अब एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या है, 6-7 चीजें हैं, जैसे कि आपकी वेज एंड सैलरी, ये भी आपका आएगा। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, ये भी सर आपका आएंगे। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो वो भी आपका आएगा। बोनस एंड एक्स ग्रेटिया, वो भी आपका आएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड सच एज PF एंड अदर फंड, ये भी आपका आएगा। एंड अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, ये भी आपके आएंगे। जो परक्यूजाइट्स होते हैं वो सब कुछ आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स में या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट हमारा था वो था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तीसरा एलिमेंट जो था स्टूडेंट्स वो था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप जो भी खर्चा करते हो जो डायरेक्टली रिलेटेड है टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज,
वो सब कुछ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जो भी खर्चा आता है, जो भी खर्चा आता है, वो सब क्या है, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को छोड़ दीजिए। जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं आपका टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन एन इकोनॉमिकल फिजिबल मैनर टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर अगर हम बोले कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज है, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अदर देन आपकी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लेबर को छोड़ दीजिए, जो भी आपका खर्चा हो रहा है, जो डायरेक्टली एंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस को प्रोवाइड करने में या फिर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी आपके डायरेक्ट खर्चा होता है ना, जो भी आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड होते, जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं आपकी फिनिश प्रोडक्ट के साथ, तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके ओके सर। और थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम ले ले डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो चलिए जरा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटीज सच एज पावर, फ्यूल एंड स्टीम। देखो अगर आपके प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है या फिर फ्यूल वगैरह का यूज होता है, पेट्रोल वगैरह, आपका कोल वगैरह, ये सब ये जो सारी चीजें ना, नेचुरल फ्यूल्स और स्टीम वगैरह यूज होता है, तो उस केस में ये सारे के सारे इसका जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का कॉस्ट, पावर कॉस्ट, फ्यूल, स्टीम, ये सारे के सारे क्या आएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे सर। ओके। उसके बाद आपकी रॉयल्टी पेड और पेएबल फॉर द प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर आप कुछ रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, किसी से कोई फॉर्मूला वगैरह लाके अगर आप रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, तो जो भी आप रॉयल्टी पे कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, वो भी आपका क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। सपोज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पेटेंट किसी और के पास है, तो उस पेटेंट के लिए जो भी आप रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आप रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट है जिसके लिए आप रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, देन वो आपका जो रॉयल्टी है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद चलते सर सी पॉइंट पे, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हायरिंग ऑफ स्पेसिफाइड इक्विपमेंट्स। अगर आपने कुछ क्रेन वगैरह या फिर कोई हाई एंड इक्विपमेंट परचेज किया है, ठीक है, सॉरी हाई एंड इक्विपमेंट लीज पे लिया है, जिसका आप रेंट वगैरह पे कर रहे हो या फिर हायरिंग चार्जेस वगैरह पे कर रहे हो, अगर आप कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट जैसे कोई मशीनरी वगैरह है जो आपने लीज पे लिया है या फिर रेंट पे लिया है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, तो उसका जो भी रेंट है वो भी सर आपका क्या है, वो भी सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके। उसके बाद आपका है फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज वगैरह लिया है प्रोडक्शन के लिए या फिर आपने नो हाउ वगैरह यूज किया है, देन इन दैट केस वो भी क्या होगा, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पैटर्न्स एंड पेटेंट। अगर आपने पेटेंट वगैरह फाइल किया है खुद का, उसका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट जो है वो भी आपका आ जाएगा। पैटर्न्स वगैरह हो गया या फिर आपकी मोल्ड्स वगैरह हो गया, प्रोडक्शन करने के लिए जो आपकी मोल्ड है, पैटर्न है, पेटेंट है, इसका अगर आपने अमोर्टाइजेशन किया है, वो भी जो कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन वगैरह या फिर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, वो भी क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। देखो अगर प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए आपने किसी को पेमेंट किया है, कोई डिजाइनर है जिसने आपके प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, तो उस डिजाइनर को जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो डिजाइनिंग चार्जेस वगैरह है सर, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। वो डिजाइनिंग चार्जेस या फिर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग और सर्विसिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह जो भी कॉस्ट है, वो क्या होगा, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। उसके बाद सर आपका आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अगर आपने प्रोडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा है, अगर आपने प्रोडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा है, तो वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी क्या होगा, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके। अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, वो सारे के सारे कॉस्ट भी क्या होंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो अभी तक हमने सिर्फ कॉस्ट शीट बना रहे थे ना,
कॉस्ट शीट में हमने 3 एलिमेंट लिया है, जो कि नेचुरली एक कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। एक प्रोडक्ट के जो नेचुरली 3 कॉस्ट होते हैं ना, मेजर कॉस्ट, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो हमने लिया है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, हमने परचेज वगैरह क्यों कुछ नहीं लिया, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम निकाल रहे हैं, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना मटेरियल खर्चा हुआ है वही हमें लेना है, तो इसीलिए हम ले रहे हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, मटेरियल कंज्यूम्ड हम ले रहे हैं, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम के बाद हम ले रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जितना भी हमारा डायरेक्टली खर्चा हो रहा है एक एम्प्लॉय का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग ले रहे, जितना भी हम एम्प्लॉइज डायरेक्ट एम्प्लॉइज को पे करते, उसके बाद जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम ले रहे। ओके, अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाल लिया है, बहुत ही सिंपल है निकालना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर लीजिए परचेज, माइनस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड यू विल गेट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि वेज एंड सैलरी, अलाउंसेस हो गया एंड इंसेंटिव्स हो गया, पेमेंट फॉर ओवर टाइम वो भी आपका कॉस्ट आता है, बोनस और एक्स ग्रेटिया वो भी आपका कॉस्ट आता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड सच एज पीएफ एंड अदर फंड्स। ओके, वेलफेयर फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया एंड अदर फंड्स हो गया, वो भी आपका आता है। उसके बाद आपका आता है अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, जो अदर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, जो भी अदर नॉन मॉनिटरी खर्चा है आपका, परक्विजाइट्स वगैरह, वो भी आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी बहुत सारी चीजें आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, एंड जो इजीली ट्रेसेबल है इन द एंड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। ओके, इसमें क्या क्या कॉस्ट आता है सर, अगर आपकी पावर, फ्यूल, स्टीम, ये सारे जो कॉस्ट यूटिलिटीज है, इनका जो कॉस्ट है, पावर का कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट, स्टीम का कॉस्ट, ये सारे के सारे कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। रॉयल्टी वगैरह अगर आपने पे किया है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोवाइडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर आपने सर्विस प्रोवाइड के लिए किसी को रॉयल्टी पे किया है, या फिर आपने प्रोडक्शन के लिए भी कुछ रॉयल्टी वगैरह पे किया है, देन ऑल्सो उसका भी कॉस्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन के लिए जो भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स चाहिए सर, उसका हायरिंग अगर आपने किया है, उसको अगर आपने लीज पे लिया है, तो उसका जो हायरिंग चार्जेस है या फिर लीज रेंट है, वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स एंड पेटेंट्स, जो भी पेटेंट्स हो गया, पैटर्न हो गया, मोल्ड हो गया, इनका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, ये भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ओके, अदर जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक है, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात करते हैं सर आगे, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आता है आपका ना, इन तीनों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका कॉस्ट आता है, उसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि प्राइम कॉस्ट किससे बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला दीजिए, एक स्पेशल हेड बना लीजिए। आपको इन तीनों को आपको पहले लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एम्प्लॉइज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद जो भी आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट। ओके ओके सर, अब इस प्राइम कॉस्ट में आपको कुछ चीजें ऐड करना है। ओके, प्राइम कॉस्ट में क्या करना है, आपको कुछ चीजें ऐड करना है, जैसे कि नंबर 1 है फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब सर ओवरहेड का मतलब क्या होता है, ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये जो इनडायरेक्ट खर्चा होते हैं ना, उसे बोला जाता है ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला लो, जो होता है वो आता है ओवरहेड। सो जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे ही सिर्फ आपको कंसीडर करना है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इसे ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बोला जाता है और इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओके, ग्रॉस वर्क कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो सर ये फैक्ट्री ओवरहेड में क्या 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 आइटम्स जाएंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड में बेसिकली क्या क्या आइटम्स
जाएंगे वो जरा बता दीजिए कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आइटम्स आपके आता है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आइटम्स आपके आते। नंबर 4 पे नोट नंबर 4 पे हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को कभी कभी हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, या फिर वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। वर्क ओवरहेड भी क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो इसका भी मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी दिया हुआ है तो उसका भी मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ही है, और अगर प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिया हुआ है तो इसका भी मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, अलग अलग नाम है। वर्क ओवरहेड भी क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कर सकता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कर सकता है। ठीक है, अब सर इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो बता दीजिए बस। फैक्ट्री ओवरहेड में या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। नंबर 1 कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स, वो आएंगे नंबर 1 आइटम। फैक्ट्री में जो भी कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं उसका जो भी कॉस्ट है वो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग। जो भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लांट मशीनरी वगैरह यूज होता है ना, जो भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लांट मशीनरी वगैरह यूज होता है उनका डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी एंड जो फैक्ट्री का बिल्डिंग का जो बिल्डिंग का कॉस्ट है उसका भी डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग। सी नंबर पॉइंट पे आता है लीज रेंट ऑफ द प्रोडक्शन एसेट्स। अगर कोई भी एसेट अगर आपने लीज पे लिया है, अगर आपने कोई भी एसेट लीज पे लिया है तो उसका जो रेंट है वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगा आपका, सॉरी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। वहां पे हायरिंग चार्जेस था आपकी, अगर यहाँ पे बोलोगे ना सर ये क्या है, हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अगर कोई इक्विपमेंट वगैरह आपने खरीदा है जो कि स्पेसिफिक है, या फिर अगर आपने कोई इक्विपमेंट वगैरह भाड़े पे लिया है उसका जो हायरिंग चार्जेस है वो आपका क्या पे आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका लीज रेंट है आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह जो डेली डेली आपका यूज होता है प्रोडक्शन में, वो क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ओके, जो भी आपने रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग, देखो जो भी आपने रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह खर्चा किया है उसका जो भी कॉस्ट है वो भी आपका क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है उनका जो भी कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के साथ स्पेसिफिकली लिंक्ड है। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के काम में जो मदद करते हैं, सपोज सुपरवाइजर सैलरी हो गया, ठीक है, वो क्या पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। सुपरवाइजर सैलरी, क्योंकि सुपरवाइजर अगर नहीं रहेगा तो लोग सही से काम नहीं करेंगे। वो एक्चुअली में डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है जिनकी कॉस्ट रिलेटेड है विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उनका भी जो कॉस्ट है वो क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। उसके बाद आता है ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। जो भी ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है उनका जो भी कॉस्ट है वो भी आपका क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एंड WIP। जो भी आपका इंश्योरेंस कॉस्ट है, किसका सर, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस कॉस्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टॉक का इंश्योरेंस कॉस्ट, एंड जो भी आपकी WIPs है उनका इंश्योरेंस कॉस्ट। इन सबका इंश्योरेंस का कॉस्ट भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद आपका आता है अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्चर्स एंड टूलिंग्स। ओके, जो भी आपकी जिग्स है, टूल्स है, फिक्चर्स है, ओके, इन सबका भी जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है वो भी आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा। मैं बोलूं कि फैक्ट्री में जो भी एंगेज्ड है ना, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी है, फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है, जिस डिपार्टमेंट वहां पे एंगेज है, चाहे वो टूलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हो, इन सबका कॉस्ट क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आने वाला है। ठीक है सर, क्या हमें ये सब याद रखना है? देखो, आपके क्वेश्चन में, आपके CMA के क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 7 मार्क का है तो बहुत बड़े क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते टेक्निकली। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्टली वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड मेंशन कर देता है,
ओके, डायरेक्टली लिखा होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में एक बड़ा सा क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है, अगर आपकी किस्मत खराब है और सीएमए इंस्टीट्यूट एक बहुत ही डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन डाल देता है ना, तो इसी वजह से आपको ये सारी चीजें थोड़ा बहुत याद रख लेना है, ठीक है। एक दो बार अगर आप रीड करोगे ना, तो आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक दो बार आपको बस पढ़ना है, उसके बाद आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग डे से, आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, यू कैन हैंडल दैट, और आप उसको सही करके आओगे। ओके, और इसके साथ साथ ये मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दूंगा कि आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आए। जब आप एग्जाम रूम में जाके बैठोगे ना, तो आपको डिफरेंट डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि आपने इतना कंसेप्चुअली सब कुछ पढ़ा है। सो उसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बेटर फील होगा एग्जाम के टाइम पे। ओके, बिल्कुल सर। सो सर, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपने एक बार ऐड कर लिया, तो उसके बाद जो आएगा उसे बोला जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, जो भी आपकी डब्ल्यूआईपी बचा हुआ है, जो उसका ओपनिंग स्टॉक है वो आपको ऐड करना है, और उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्योंकि स्टूडेंट देखो, हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना रहे हैं। अगर आप मंथ वाइज लोगे, देखो अगर आप मंथ वाइज लोगे, सपोज हम क्या कर रहे हैं फरवरी महीने के लिए, फरवरी मंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं सपोज। ओके, सो देखो जनवरी के मंथ के एंड में जो भी आपके डब्ल्यूआईपीज होंगे, जनवरी के मंथ के एंड में जो भी आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होंगे, उसका जितना भी खर्चा हुआ है वो इस ईयर में जब ओपनिंग होगा फरवरी महीने का, हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हम सर जनवरी महीने में जो भी डब्ल्यूआईपीज है उनका अभी क्या करना है, जो कंप्लीशन है वो करना है। सपोज हमारा जनवरी महीने में 10,000 की ओपनिंग डब्ल्यूआईपीज है। ओके, और ये जो 10,000 डब्ल्यूआईपीज है ना, 10,000 यूनिट्स की डब्ल्यूआईपीज है जनवरी का महीने का, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, जब मंथ एंड हो गया, फरवरी मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो हमारा पहला टारगेट होगा कि भाई इन सारे जो आइटम्स है उन्हें प्रोडक्शन किया जाए, उन्हें कंप्लीट किया जाए, सो दैट हम उन्हें बेच सकते हैं कस्टमर को। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसमें इनकर्ड हुआ होगा, जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं कि एक महीने में कितना खर्चा हुआ है, कितना कॉस्ट आया है, तो उसमें सबसे पहले किसको कंप्लीट किया गया होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करते हैं। एंड जो मंथ एंड में जो डब्ल्यूआईपी यानी कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो तो नेक्स्ट मंथ में ट्रीटमेंट होगे ना। फरवरी के महीने का कहां पे ट्रीटमेंट होगा सर, मार्च में ट्रीटमेंट होगा। ओके, फरवरी का महीने का जो ट्रीटमेंट होगा वो कहां पे होगा, मार्च में होगा। तो इसीलिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर लिया, जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिया, जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी सर आपको ऐड करना है, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी सर ऐड कर लीजिए, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर लीजिए। जो भी आपका आएगा उसको आप नाम दोगे वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। आपको क्या नाम देना है, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप यहां तक भी कर लेते हो ना, 7 मार्क का क्वेश्चन आपको 3 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप यहां तक भी सही कर लेते हो ना, इंस्टीट्यूट स्टेप मार्किंग करता है और 3 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सही करते हो तो। इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग अवेलेबल होता है। तो आप जितना स्टेप सही करोगे, जितना स्टेप आप सही करोगे, आपको उतना अच्छा मार्क मिलता जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है सर। हमने पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। इन तीनों को मिलाने के बाद जो भी आया उसे हम नाम दे रहे हैं प्राइम कॉस्ट, क्योंकि ये प्राइम का मतलब आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, तो एक कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट होते हैं, सबसे जो ज्यादा कवर वाले कॉस्ट होते हैं, वो यही तीनों होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे, जो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
और ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क कॉस्ट में आपको दो चीजें करना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और डब्ल्यूआईपी माइनस करना है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। ओके सर, ओके। अब सर इसके बाद क्या, ओके, इसके बाद सर हमें क्या करना है, देखो इसके बाद हमें चार चीजें ऐड करना है। इसमें क्या करना है सर, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। अगर यहां तक बनने के बाद यहां तक प्रोडक्ट डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अब आप उसका क्वालिटी चेक करेंगे कि क्या जो भी हम क्वालिटी चाहते हैं क्या सर उसी क्वालिटी का ये बना है। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो भी खर्चा हुआ है वो भी तो एक खर्चा है, तो वो यहां पे आएगा। आपको ऐड करना है फैक्ट्री कॉस्ट में क्या, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो भी आपने R&D वगैरह किया हुआ था ना, जो भी आपने R&D किया हुआ था उसका जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर अगर क्वेश्चन में ये सारे कॉस्ट नहीं दिया है तो ब्लैंक छोड़ देना, बिल्कुल डालना ही मत, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है, जो कि प्रोडक्शन के साथ लिंक है, जो कि प्रोडक्शन के साथ लिंक है, जो कि प्रोडक्शन के साथ लिंक है, वो आपको ऐड करना है। क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आप प्रोडक्शन के लिए इनकर्ड कर रहे हो और एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसमें आपकी ऑफिस के डिप्रिसिएशन आ जाता है, जिसमें आपके ऑफिस के रेंट आ जाता है, ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ये सारे एक्सपेंसेस आपके आते हैं। ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का जो भी स्टेशनरी वगैरह है वो आता है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन के रिलेटेड है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन में खर्चा होता है, वो आपको ऐड करना है यहां पे। ओके, लेस करना है क्या है, लेस दो चीजें आपको करना है, लेस आपको दो चीजें करना है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज और मिसलेनियस इनकम। अगर आपको कुछ मिसलेनियस इनकम हुआ है, सपोज कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो कि रिजेक्ट हो गया, जो कि आप आगे नहीं जा सकता, जो वेस्टेजेस हो गया या फिर जो स्क्रैप वैल्यू में बिक रहा है, तो जो भी पैसा आया है उसे आपको माइनस करना है। और जो आपका पैकिंग कॉस्ट है, जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, जैसे टूथपेस्ट में होता है ना, टूथपेस्ट में एक जो उसका कवर रहता है ना, टूथपेस्ट में जो भी जिसमें टूथपेस्ट आपका रहता है, जो उसका पैकेट है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, और एक टूथपेस्ट जो बॉक्स में आता है, जो पेपर बोर्ड में आता है, पेपर कवर में आता है, वो सेकेंडरी पैकिंग है। तो प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन, उसके बिना प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो सकता। या फिर अगर आप च्यवनप्राश बोलोगे, डाबर के अगर आप च्यवनप्राश बोल रहे हो, तो उसका जो बॉटल है जिसमें वो च्यवनप्राश फुल होके आता है, जिसमें वो फिल होके आता है, वो जो डब्बा है ना, प्लास्टिक का डब्बा, वो है प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद जो बक्स वगैरह आता है डाबर का, वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग का कॉस्ट है वो आपको ऐड करना है। देखो आपको चार चीजें ऐड करना है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करना है सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है तो ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है तो ऐड करना है, अगर आपने कुछ प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह है तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जो है वो ऐड करना है। सिर्फ एक ही चीज माइनस करना है कि अगर आपने कुछ बेचा है ना, स्क्रैप वगैरह, कुछ कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट था उससे आपने बेच दिया, ठीक है, कोई स्क्रैप वगैरह था आपने उसे बेच दिया है, जो भी उसमें से छोटा मोटा चिंदी भर की जो भी इनकम आया है उसे बस आपको माइनस करना है। बिल्कुल, ये सब करने के बाद जो आए वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा चलते देखते नोट्स में आपका क्या क्या दे रखा है। डब्ल्यूआईपी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन सर कर लिया है। 6 नंबर पॉइंट है आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। दिस कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में जो भी आपका खर्चा आता है वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल में आएगा और वो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट देख लो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं सर, इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिसर्च, देखो ध्यान से, इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, it includes only those research and development related cost which incurred for the improvement of the process, system, product और service। भाई जो रिसर्च हुआ है टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्ट और सर्विस,
प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, ठीक है, या फिर सिस्टम को एनहांस करने के लिए, ओनली दोज प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड। ओके, वही सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, ऐड किया, सॉरी वही सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा, ऐड किया जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, देखो इट इंक्लूड्स ओनली दोज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड व्हिच आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो क्या होगा, ऐड नहीं किया जाएगा। क्रेडिट फॉर रिकवरीज, ये एक आपका हेडिंग आ सकता है क्वेश्चन में, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ओके, सो क्रेडिट फॉर रिकवरीज में क्या करना है, द रियलाइज्ड और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वेस्ट इज डिडक्टेबल एज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी स्क्रैप वगैरह या फिर वेस्ट वगैरह बेच के आपको इनकम आया है ना, वो क्या करना है, आपको माइनस करना है। जो भी स्क्रैप वगैरह बेच के आपको इनकम आया है वो आपको माइनस करना है एज क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ओके, उसके बाद आता है आपका प्राइमरी पैकिंग चार्ज, पैकिंग मटेरियल व्हिच इज एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज बाय द कस्टमर। एक प्रोडक्ट को प्राइमरीली यूज करने के लिए एंड उसे प्रिजर्व करने के लिए जो भी आपका खर्चा आता है वो है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। और वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होगा, ऐड किया जाएगा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा चले हमारी फॉर्मेट में, हमने ये चार चीजें ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ओके ओके सर, अब ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में आपको दो चीजें करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बाद आपको दो चीजें करना है। सर क्या करना है, सर पहले जो करना है वो है ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसे ऐड करना है सर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करना है। जैसे आप WIP को करते थे ना, सिमिलरली ओपनिंग WIP को आप लोग ऐड करते थे, क्लोजिंग WIP को माइनस करते थे। तो सिमिलरली यहां पे भी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को माइनस करना है। ठीक है, जो भी आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड में भी आपको कुछ चीजें ऐड करना है। ठीक है सर, हमें ऐसे ही हेड वाइज करना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही हेड वाइज करना है। ओके, इस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड में आपको चार चीजें ऐड करना है। यहाँ पे चार चीजें आपको ऐड करना है। पहला चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर एक बात बताइए, आपने पहले भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे डाल रखा है ना, आपने तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, और हमने जो भी आज तक कॉस्ट शीट पढ़ा है हमने तो ऐसे ही पढ़ा है कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड हो जाता है। तो आप ये दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या ऐड कर रहे हो, देखो दोनों में डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है वो आपके कहां पे आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ जाएगा। लेकिन आपके कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड के बाद, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड आने के बाद जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम ऐड कर रहे हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए खर्चा होते हैं। ठीक है, तो एक बार चलते देखते जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है। देखो आ गया ना ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओके, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या बोल रहे हैं, देखो इट इज द कॉस्ट रिलेटेड विथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो क्या क्या चीजें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सर आता है। नंबर 1, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा फॉर कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट। जो ऑफिस का बिल्डिंग है, जो ऑफिस के फर्नीचर से, जो ऑफिस के इक्विपमेंट से, उन सब का डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस वो जनरल ओवरहेड में आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। उसके बाद सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, ये सारे प्रोडक्शन में कोई काम में नहीं आते। तो जो भी आपकी ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस में जो भी आप सैलरी वगैरह पे करते हो, तो अकाउंटेंट्स टू डायरेक्टर्स टू सेक्रेटरीज टू एम्प्लॉइज, वो सारे कॉस्ट भी आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएंगे। उसके बाद आपका आता है रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस का रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब आपका आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये भी सर आपका आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स,
ऑफिस सप्लाईज ये सब भी आपके क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएंगे। लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये सब भी आपके क्या आ जाएंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे। सीधा सा अगर मैं बोलूं भाई ऑफिस में जितना भी खर्चा होता है वो सब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे, ठीक है, वो सब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे। ओके सर, ओके। सो इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद सर हमें और क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है, जैसे कि मैंने बोला टूथपेस्ट में जो पाउच होता है ना वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग, और उसके बाद जो एक कार्टून होता है, जो पेपर का कवर होता है ना, उसका पेपर का कवर जिसे आप फेंक देते हो लाके, वो होता है आपका सेकेंडरी पैकिंग। तो वो सेकेंडरी पैकिंग आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करोगे, डिलीवरी वगैरह चार्जेस, वो सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। इन चारों चीजों को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन चारों को ऐड करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये है आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसको बनाने के लिए कितना खर्चा आया सर, उसको प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड कितना है। कॉस्ट ऑफ सेल है क्या है, जब आप प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हो, सेल करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऑफिस का भी खर्चा आएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट का भी खर्चा आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा आएगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो आप ले लो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा प्रॉफिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सॉरी, तो चलते जरा देखते कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सर क्या आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आएगा, देखो बेसिकली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, इट इज द कॉस्ट रिलेटेड विथ सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉस्ट। नंबर 1 सैलरी एंड वेजेस। नंबर 1 क्या हो जाएगा, सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड विथ सेल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज डायरेक्टली रिलेटेड विथ सेलिंग ऑफ द गुड्स। जो भी एम्प्लॉइज सेल्स डिपार्टमेंट में, उनका जो भी खर्चा है, जो भी सैलरी वगैरह है वो आएगा। रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड विथ सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिस वगैरह है, सेल्स डिपार्टमेंट के जो रेंट वगैरह पे करने के लिए जो बिल्डिंग वगैरह है, उसके मेंटेनेंस, उसके डेप्रिसिएशन, ये सब कॉस्ट भी आ जाएंगे सर। कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी सर आपका आएगा। मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, अगर आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सारे ऐप बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर वेब बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 10-15 लाख का आता है मंथली, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये भी आपका ये भी आपका सेलिंग खर्चे में आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट वगैरह में अगर आप रिसर्च वगैरह करते हो, मार्केट रिसर्च, उसमें भी जो कॉस्ट है वो आपके सेलिंग ओवरहेड में आएगा। देखो सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग ये देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को हम कितने स्टेज वाइज बनाते हैं। हर एक स्टेज में प्रोडक्ट में एक एक कॉस्ट ऐड होता है। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, उस टाइम तक था कि हम प्रोडक्ट को जो भी फिजिकली प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आते आते यहां पे हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आएगा क्योंकि ऑफिशियल काम उन्हें हैंडल करना है। सेलिंग ओवरहेड का काम भी आएगा क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होगा तो भाई हम सेल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से सैलरी एंड वेजेस, जो भी आप सेल्स डिपार्टमेंट को पे करते हो ना, सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड विथ द सेल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज डायरेक्टली रिलेटेड विथ सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टली सेलिंग के काम में एंगेज है, उनका कमीशन हो गया, उनका सैलरी हो गया, ये सब कुछ सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। उसके बाद जो भी सेलिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह यूज करता है, उसका रेंट, उसका डेप्रिसिएशन, उसके जो फर्नीचर वगैरह है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब कुछ भी आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स। देखो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी आप करते हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो, चाहे आप फिजिकल मार्केटिंग करो, जो भी आता है वो सब कुछ आएगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ये सब कुछ भी आएंगे। एंड उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च का जो कॉस्ट है वो भी आएगा। ओके, उसके बाद पैकिंग कॉस्ट, जैसे मैंने बोला कि जो हमारी सेकेंडरी पैकिंग है, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, मार्केटेबल बनाता है, एडवर्टाइज वगैरह में हेल्प करता है, एंड जो उसे ट्रांसपेरेंट पैकिंग मटेरियल दैट एनेबल्स टू स्टोर
ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म द कस्टमर, प्रमोट एंड अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। अगर आप एक टूथपेस्ट लाते हो ना, उसकी जो आउटर लेयर है, जो आउटर पैकिंग है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होगा, कुछ सेलिब्रिटीज का वहां पे फोटो भी होगा जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आता है। कस्टमर को वो आई कैचिंग होना चाहिए, कस्टमर उसे जब खरीदेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन, उसे आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए कस्टमर को। उसमें इंफॉर्मेशन भी, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये प्राइमरी जो सेकेंडरी पैकिंग है उसका काम है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे मैंने बोला कि अगर कस्टमर को आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट रिलेटेड विथ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर। द कॉस्ट आर salary and wage of the employees engaged in distribution of the goods, transportation and insurance cost related with distribution, depreciation, hire charges, maintenance and other operating cost related with distribution vehicle। देखो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है, जो भी एम्प्लॉइज डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है, उनका सैलरी एंड वेजेस जो है वो आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेजरली यहाँ पे वो खर्चा आएगा डिलीवरी चार्जेस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी डिलीवरी के टाइम पे जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा ना, इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल। तो जब आप गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोडक्ट, उसके रिलेटेड जो भी खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये चारों आइटम को ऐड कर लेते हो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन सा वाला, जनरल वाला, सेलिंग ओवरहेड, उसके बाद पैकिंग कॉस्ट जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन चारों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स। और अगर आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेते हो, सेलिंग प्राइस आपका फिक्स है, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लीजिए, आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट। ओके, या फिर तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सर, तो ये है सर फॉर्मेट पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का। ओके, अब ये सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, ये आपके लिए 7 मार्क है, चलता फिरता 7 मार्क है ये। ओके, तो ये चलता फिरता 7 मार्क को आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है। अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, आराम से 5 to 7 मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब सर हम कुछ बात करेंगे कुछ आइटम्स के ऊपर जिनका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, या फिर जिनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जिसे कॉस्ट शीट से दूर रखा जाता है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कॉस्ट शीट में। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे कुछ आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। पहला है एबनॉर्मल कॉस्ट। अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है सर तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है तो इसका ट्रीटमेंट सर क्या होगा, वो बता दीजिए। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज मेटेरियल और क्वांटिफाइबल shall not form part of the cost of the production or acquisition or supply of the goods or provision of services. For example, abnormal costs are cost pertaining to a rising out of the pandemic, that is COVID, cost associated with employees due to sudden lockdown। देखो, अगर कोई abnormal cost है जो कि क्वांटिफाइबल है, जिससे हमें पता है, जैसे मेटेरियल है या फिर कोई क्वांटिफाइबल टर्म है जिसमें हमें पता है कि कितना खर्चा हो रहा है, तो अबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा कॉस्ट शीट में। ओके, सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अबनॉर्मल कॉस्ट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, ये चार्ज किया जाएगा आपकी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद आता है आपकी सब्सिडीज, ग्रांट एंड इंसेंटिव्स। एनी सच टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू व्हिच सच अमाउंट रिटेन। अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, और अगर आपको कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव वगैरह मिल रहा है, तो जिस भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो मिला है, उसे आप क्या कर सकते हो, माइनस कर लेना उससे, उसके कॉस्ट से। ओके, पेनल्टी फाइन डैमेजेस एंड डिमोरेज चार्जेस। देखो, पेनल्टी हो गया, फाइन हो गया, डिमोरेज चार्जेस हो गया, डैमेजेस हो गया, ये जो कॉस्ट है, ये इनमें से कोई भी कॉस्ट आपकी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल कॉस्ट। देखो, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, इंसिडेंटल कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर इन अरेंजिंग दोज फंड्स। देखो, इंटरेस्ट का मतलब क्या है,
इंटरेस्ट या फिर जो भी आपका नॉन इक्विटेबल फंड्स है, चाहे कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, चाहे आपका डिवेंचर वगैरह हो गया, जो नॉन इक्विटेबल है, जो आप पेमेंट करते हो ना, एक एंटिटी अरेंज करता है फंड्स के, ये जो खर्चे ये आपके कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में नहीं आएंगे। जैसे कि डिवेंचर का इंटरेस्ट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, ये सारे कॉस्ट शीट के पार्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस आल बी प्रेजेंट इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ द सेल्स। देखो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ये सारे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन अगर कुछ खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ ही किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो क्या आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएंगे। जैसे आपका यहां पे था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, पैकिंग कॉस्ट हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, यही पे आपका आ जाएगा इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, फाइनेंशियल चार्जेस और इंटरेस्ट ये यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में यहाँ तक जो कॉस्ट है ना सर, यहाँ तक जो कॉस्ट है, यहाँ तक इसमें कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो चारों आइटम्स है जो हमने अभी अभी कवर किया है, इन चारों का कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के साथ, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इनमें से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो सब्सिडी और ग्रांट वगैरह है इसे आप माइनस कर लोगे, और ये वाला तो इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट का जो थ्योरी है वो बस इतना ही है, 3 पेज का, और यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसका क्वेश्चन सॉल्व ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही। एक ब्रेक आप ले लीजिए, एक ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।